हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो थोड़ा सा हमारा इलास्टिसिटी में चीज़ें बची हुई थी, उसको ज़रा रैप अप करेंगे। तो वैसे पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला बिहेवियर बताया था, मैंने, अगर याद हो आपको। तो ये मैं एनसीईआरटी से डायग्राम उठा रहा हूँ। इस चैप्टर का एनसीईआरटी प्लीज़ आपको पढ़ना है। ये वाले चैप्टर का मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बात को। तो एनसीईआरटी से ये डायग्राम मैंने उठाया है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो मैंने कल बताया था आपको वही चीज़ें इसमें बनाई हुई हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको। अगर आप देखेंगे इसमें, तो वाई एक्सिस में स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है। ए बी सी डी ई ये पॉइंट्स दिखा रखे हैं। ए वाले पॉइंट का नाम है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, फिर बी वाला है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। डी वाले पॉइंट को अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है, यहाँ नाम नहीं लिखा है। और ई वाला फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट बोला जाता है उसको। तो बी तक इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का, बी के आगे फिर प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। मतलब बी के आगे अगर आप ले जाएंगे मटेरियल को, तो अगर उसको लीव करेंगे तो डॉटेड लाइन जो दिख रही है, तो डॉटेड लाइन के अलोंग मूव करेगा एक तरीके से। तो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है उसने, तो उसके अलोंग मूव करेगा। तो ये चीज़ देख सकते हैं इस तरीके से कि कैसे ये बिहेवियर जो है मटेरियल का, ये यूजुअली जो मेटल्स वगैरह हैं उनका इस तरीके का बिहेवियर होता है। ग्लास का बिहेवियर भी दिखाया था मैंने पिछली क्लास में आपको। इसके अलावा एनसीईआरटी में जस्ट इसके अगले पेज में एक दूसरा डायग्राम बना हुआ है, अगर वो भी दिखाऊं मैं आपको। तो एक मिनट, हाँ, तो अगर ये वाला डायग्राम भी देखेंगे, तो ये डायग्राम जस्ट अगले पेज में बना हुआ है एनसीईआरटी के। तो ये जो मटेरियल दिखा रखा है इसमें, दीज आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, दे डोंट फॉलो हुक्स लॉ। हर मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करे जरूरी नहीं है। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हमेशा लीनियर रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। जैसे कि ये वाले मटेरियल को अगर आप देखें, वाई एक्सिस में स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है, तो यहाँ पर लीनियर बिहेवियर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रहा है, और लेटर ऑन स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। लेटर ऑन अगर आप देखेंगे, मतलब जब आप देखेंगे स्ट्रेस जब 0 से आप थोड़ा सा 0.2 तक ले जा रहे हैं, तो स्ट्रेन 0.5 तक पहुंच जा रहा है। फिर 0.5 से 1 तक ले जा रहे हैं अगर आप स्ट्रेस, तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। स्ट्रेन फिर 0.7 से केवल 1 तक जा रहा है। तो और फिर उसके बाद स्ट्रेन में कुछ चेंज नहीं हो रहा। मतलब फिर उसके बाद आप स्ट्रेस कितना ही बढ़ाते रहें, मटेरियल अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे। तो ऐसे मटेरियल्स जैसे हमारी जो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो दे बिहेव लाइक इलास्टोमर्स। वो शुरुआत में तो उनका शेप चेंज करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के बाद उनका शेप चेंज करना बंद हो जाता है। तो ये वाला ग्राफ देखेंगे ध्यान से। इसके अलावा एनसीईआरटी में और भी जैसे जो इम्पोर्टेंट बातें दी हुई हैं वो पढ़ेंगे एक बार। मैं वो स्किप कर रहा हूँ आपके लिए कि आप पढ़ेंगे, वरना आप उसको मोस्ट प्रोबेबली पढ़ेंगे ही नहीं। मैं कुछ जो बातें इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ज़रा स्ट्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा जो 9.7 वाला पार्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये थियोरेटिकल है एक्चुअली। ये पूरा का पूरा पेज आपको पढ़ना है, इलास्टिसिटी का जो ये पार्ट है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक बार प्लीज़ पढ़ेंगे इसको। तो द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल के बारे में बात हुई है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो करी है इसने, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल दिया क्रेन।
क्रेन का एग्जाम्पल दिया है, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे अगर, तो क्रेन यूज टू मूव हैवी लोड, तो हैवी लोड को मूव करने के लिए जो क्रेन यूज होती है उसमें ऐसे करके रस्सी यूज होती है, और से आप फिर ये लोड बांधते हैं और ये लोड को पिकअप करते हैं। फिर ये रस्सी जो है ऐसे करके यहाँ पुली वगैरह सिस्टम से कनेक्टेड होती है कि आप आसानी से पिकअप कर सकें उसको। तो इस तरीके से पुली सिस्टम से कनेक्टेड होती है रस्सी कि आप इसको मतलब कम फोर्स लगा के ज़्यादा लोड पिक करें। तो यहाँ पर से रस्सी जो जाएगी ऐसे करके, तो ये पुली सिस्टम में फिर यहाँ लगती है, पुली में रैप होके फिर ये जाती है। सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यही देखेंगे उसमें 2 में लिखा हुआ है यही बात कि ये लोड से जो ये रस्सी आप ये लोड से लगाएंगे तो इसकी कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। तो रस्सी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा उससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर रस्सी के अंदर हो गया तो रस्सी ब्रेक हो जाएगी। और हमको रस्सी इलास्टिक भी चाहिए और ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी ब्रेकिंग पॉइंट से कम, और उसमें ऐसा नहीं कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, नहीं, मतलब इलास्टिक लिमिट तक ही जाना चाहिए। तो उसके लिए हर मटेरियल का कुछ इलास्टिक लिमिट होगा। अब जैसे यहाँ पर स्टील की बात कर रखी है उसने, तो स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ है 300 इंटू 10 की पावर 4, जो इलास्टिक लिमिट है उसकी। तो 300 इंटू 10 की पावर 300 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी 300 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर ये जो लोड है, लोड अगर W है तो यहाँ स्ट्रेस, यहाँ भी लोड W हो जाएगा इस वाली वायर में, तो यहाँ जो स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा W अपॉन एरिया। तो एरिया जो हो जाएगा इट विल बी W अपॉन सिग्मा। अब ये जो सिग्मा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तब एरिया मिनिमम होगा, तो एरिया शुड बी ग्रेटर देन W अपॉन सिग्मा, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी वेट दिया हुआ है अपॉन सिग्मा, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में वेट दिया हुआ है, आप देखेंगे तो उसको उठाना है 10 टन, 10 टन्स, 1 टन इज 1000 kg, तो 10 टन मतलब 10,000 kg, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10 mg के बराबर होगा, और ये सिग्मा हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा कि इतना, इससे ज़्यादा एरिया होना ही चाहिए। तो ये निकल के आ रहा है 3.3 इंटू 10 की पावर -4। ये अगर देखेंगे तो एरिया शुड बी ग्रेटर देन 3.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है तो ये मतलब हो जाएगा पाई r स्क्वायर, अगर r इसका रेडियस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पाई और ये 3.3 करीब करीब कट जाएगा, 3.14 होता है वो। तो r शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर -2 मीटर। तो मतलब एक तरीके से इससे ज़्यादा होना चाहिए, 10 की पावर -2 मीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए जो हमारा रेडियस है। लेकिन बहुत बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो उसका मतलब है कि इससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा एरिया हम रखेंगे। जो एरिया है मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जितना भी रख रहे हैं, एरिया में अगर कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख रहे हैं तो उसका मतलब है जो ये एरिया की लिमिट आ रही है कि 3.3 इंटू 10 की पावर -4, तो इससे 10 गुना ज़्यादा एरिया हम लेंगे कि अगर ये 10,000 की जगह अगर थोड़ा ज़्यादा लोड भी हो गए तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके एक कंसेप्ट होता है, वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है हमारे। लेकिन एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सेफ रहने के लिए तो जो भी एरिया आ रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा, तो ये एरिया आ रहा है तो इससे 10 गुना ज़्यादा इतना हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये अगर देखेंगे तो इंटू 10 की पावर -3, तो इसका रूट अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 10, एक √10 आ जाएगा यहाँ पर। √10 का मतलब हो जाएगा करीब करीब दिस शुड बी ग्रेटर देन √10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो r शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। तो मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब अगर नॉर्मल आप ले रहे थे तो 1 सेंटीमीटर आ रहा था, अगर जो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटाई इस
वायर की होनी चाहिए। अब सिंगल वायर अगर आप 3 सेंटीमीटर मोटी लेंगे स्टील की, तो फिर वो एक तरीके से रिजिड रॉड की तरह हो जाएगी। तो हमको ये वायर चाहिए क्योंकि इसको हमें ट्विस्ट एंड टर्न करना है। तो इसलिए ये सिंगल रॉड न लेके ये बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स का मतलब छोटी छोटी वायर्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे करके छोटी छोटी वायर्स होती हैं, 10-12 वायर्स लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हमको इसको पुली सिस्टम से भी पास करना है। तो वही चीज़ वहाँ लिखी हुई है, ज़रा पढ़ेंगे ध्यान से। नाउ इसके बाद जो दूसरी बात है, तो मतलब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यूजुअली 10 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है, मतलब एरिया जितना भी निकल के आ रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा एरिया लिया जाता है यूजुअली। इसके अलावा जो अगली यहाँ पर बात है, ब्रिजेस के बारे में बात है। तो ब्रिज जब मतलब ब्रिज से मतलब कोई भी आप लोड लेते हैं और उस पे हैंग करते हैं, बीम लेते हैं और उस पे लोड हैंग करते हैं, तो बीम्स वगैरह यूज होती हैं हमारे ब्रिजेस में, या फिर बिल्डिंग के बनाने में भी बीम्स वगैरह यूज होती हैं। तो बीम्स मतलब इस तरीके से स्टील के या सीमेंट के बीम्स यूज किए जाते हैं और उसमें फिर लोड हैंग होता है। तो अगर ये जैसे बीचों बीच लोड अगर हैंग करेंगे आप, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये ऐसे बेंड कर जाता है, मतलब ये इस तरीके से बेंड कर जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी बीम की, मतलब ये लोड ऐसे करके थोड़ा नीचे आ जाएगा, जितना जहां पहले था उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बीम के जो कॉर्नर है वो तो फिक्स रहेंगे, लेकिन उसका सेंटर थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ बीम। बेंडिंग ऑफ बीम बहुत ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं, केवल ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ जो ये इसका जो पहले जो सेंटर था ये बीम का, और ये जो नया सेंटर है बीम का, इन दोनों के बीच का गैप है ये डेल्टा फॉर एग्जांपल। तो ये डेल्टा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, उस वेट पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। ये जो W है, कितना वेट आप इससे टांग रहे हैं, तो डेल्टा जितना ज़्यादा वेट टांगेंगे उतना ज़्यादा ये नीचे आएगी बीम ऑब्वियसली। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसका डेरिवेशन फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला देखेंगे, ये जो 9.16 वाला लिखा हुआ है, इसको लेकिन याद रखेंगे प्लीज़। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो डेल्टा इज WL क्यूब, डेल्टा इज WL क्यूब डिवाइडेड बाई 4BD3y, डिवाइडेड बाई 4BD3y, 4BD3y। नाउ यहां पर हर टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। W ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर लोड या वेट जो उससे हैंग किया गया है, W उसके लिए स्टैंड कर रहा है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, ये जो लेंथ है हमारी, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी ये सैगिंग, मतलब ये जो सैगिंग है वो उतनी ज़्यादा होगी, और वेट जितना ज़्यादा होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये बी जो है इसका बीम की, डी जो है इसकी ये वाली मोटाई, और बी ऐसे अंदर की तरफ को, मतलब ये ऐसे करके इस तरीके से शेप होगा बीम का। तो ये जो है ये बी जो है ये अंदर का, ये जो अंदर की मोटाई है, और डी ये वर्टिकल वाली जो मोटाई है, और एल इसकी लेंथ है। तो BD3 और Y इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा ये हमारी जो ये बीम की जो सैगिंग है उतनी कम होगी, और ये जितना मोटा होगा, ये मतलब D जितना ज्यादा होगा तो भी उतना कम सैगिंग होगा, और B जितना ज्यादा होगा तो भी कम सैगिंग होगा। लोड जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा सैगिंग होगा, और लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो भी उतनी ज्यादा सैगिंग होगी। तो ये देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, अगर इस क्रॉस सेक्शन में आप ध्यान से देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में D3 आ रहा है। हमको सैगिंग कम से कम चाहिए, तो हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, और ये थोड़ा कम भी कर दें तो चलेगा, मतलब B वाली वैल्यू थोड़ी कम भी कर दें तो चलेगा। तो मटेरियल बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरीके से ये I सेक्शन की बीम ली जाती है, मतलब बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरीके से लिया जाता है। ये तो अगर ऐसी इस क्रॉस सेक्शन की अगर बीम लेंगे आप, तो ये बीम इसको I सेक्शन की बीम बोलते हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आप D की वैल्यू तो वही की वही रख रहे हैं,
डी की वैल्यू वही की वही रख रहे हैं, आप बी की वैल्यू को कम कर दे रहे हैं, बी की वैल्यू को थोड़ा कम कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मटेरियल काफ़ी बच जाता है और सैगिंग में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वही लिखा है यहाँ पर, देखेंगे अगर for a given material, increasing the depth D rather than the breadth B is more effective in reducing the bending, since delta is proportional to D cube and only B to the power 1, B to the power minus 1, D to the power minus 3 के प्रोपोर्शनल है और B की पावर minus 1 के प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से D को ज़्यादा से ज़्यादा रखना फ़ायदेमंद होता है और B को कम भी कर देंगे तो चलेगा। तो मटेरियल बचाने के लिए हम ये जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो आई क्रॉस सेक्शन लेते हैं। उससे क्या होता है कि बीच का हम थोड़ा ये बी की वैल्यू को कम कर देते हैं, तो उससे बेंडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है और हमारा मटेरियल भी सेव हो जाता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्रॉस सेक्शन है, अगर देखेंगे ये जो साइड से क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, तो मतलब ये फिर ऐसे करके है, मतलब इस तरीके से ये आई सेक्शन बीम हमारी है। तो ये आई सेक्शन बीम जो है ये यूज़ की जाती है ब्रिजेस वगैरह बनाने में। कभी ध्यान से देखें अगर आप, तो उसके जो क्रॉस सेक्शन होते हैं ब्रिजेस वगैरह के, वो इस तरीके से इस शेप के होते हैं। तो ये ज़रा ये वाला पार्ट एक बार देखेंगे प्लीज़, और इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया है, मैंने ये इमेजेस वगैरह इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आप प्लीज़ एनसीईआरटी खोल के पढ़ें इस चैप्टर की, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। हाँ,